हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट का 5वां लेसन शुरू कर रहे हैं, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, है ना। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी किया था, मैं आपको इस बुक की एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, है ना। तो ये जो है ना, बुक की जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब धीरे 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 आपके कंसेप्ट बनेंगे, है ना। और जब कंसेप्ट बन जाएंगे तब आप आसानी से इसके प्रश्न हल कर पाओगे, जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो धैर्यपूर्वक, है ना, इसे हम पढ़ना सीखें, एनसीईआरटी की बुक्स को, है ना। जल्दी कहीं नहीं करनी अपने को, आराम आराम से करेंगे तो सारे क्वेश्चंस होंगे फिर हमसे। पिछले अध्याय में हमारा संबंध, यानी अब तक जो हमने पढ़ा, है ना, थर्ड लेसन था जो है ना रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन जो थी, ठीक है ना, सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा था समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण पैदा होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन आता है उसके अंदर और वो गति करती है। हमारा प्रारंभिक वेग कुछ है, कुछ हमने त्वरण लगाया उस पर, एक समान त्वरण, ठीक है ना, और फिर उसका वेग कुछ, अंतिम वेग उसका हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कितना समय लगा उस दौरान, कितनी दूरी हमने तय करी, तो इनका हमने जो है ना एक मात्रात्मक आकलन किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसको बोलते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि भाई ये जो गति है ये आखिर क्यों पैदा हो रही है, क्या क्या फैक्टर हैं जो इस गति को पैदा कर रहे हैं। इस चैप्टर में इसी प्रश्न का आंसर देने की कोशिश की गई है कि ये जो मोशन है ये क्यों उत्पन्न होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना ये चैप्टर है। तो पिछले अध्याय में हमारा संबंध दिक् स्थान में, टाइम स्पेस में किसी कण की गति का मात्रात्मक वर्णन करने से था, है ना। मात्रात्मक मैंने बताया ना कि हमने प्रारंभिक वेग कुछ है उसका माना, या तो शून्य है या कुछ वेग है, उसमें कुछ हमने एक समान त्वरण लगाया, ठीक है ना, कुछ समय बाद उसका वेग कुछ हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों की दी हुई है हमको, इनिशियल वेग दिया हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कितनी दूरी इसमें हमने तय करी, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे तीसरा जो समीकरण है VU, है ना, AS के बीच संबंध बताता है। तो उससे हम, अगर हमको दूरी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमने मात्रात्मक वर्णन किया था, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। उसमें हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये गति आखिर क्यों उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं ये, हमने देखा कि एक समान गति में मात्र वेग की संकल्पना की आवश्यकता थी। जब एक समान गति करती है, ठीक है ना, इसका मतलब त्वरण क्या है, जीरो है। देखो वैसे आपने देखा ना, V इक्वल टू क्या होता है, V0 प्लस AT, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो बच्चों, कि अगर त्वरण जीरो है तो उसका वेग, अंतिम वेग भी वही है और प्रारंभिक वेग भी वही है। तो फिर हम जो है ना वो सीधा कौन सा सूत्र लगाते हैं, फिर देखो दूसरा क्या होता है, S इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसमें A0 कर दो, एक समान त्वरण से वस्तु गति करती, ये पार्ट जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो दूरी बराबर क्या हो गया, देखो वेग गुणा समय, या चाल, है ना, चाल गुणा समय। तो चाल बराबर क्या होता है, अगर दूरी बटे वेग आ जाएगा, है ना। तो जब एक समान चाल से चल रही है तो हमको सिर्फ वो क्या होता है, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणा समय। इस फॉर्मूले से ही हम तीनों चीज़ों के बीच रिलेशन पैदा कर लेते हैं। अगर माना वो त्वरण एक समान नहीं, मतलब त्वरण जो है वो जीरो नहीं है बल्कि कोई एक समान त्वरण है, A से गति कर रही है, तो फिर ये वाला समीकरण काम में आता है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये। हमने देखा कि एक समान गति में मात्र वेग की संकल्पना की आवश्यकता थी, जबकि असमान गति में त्वरण की अवधारणा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी। अगर क्या है, असमान गति हो रही है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो हमको इसकी त्वरण की आवश्यकता पड़ी, यानी ये वाला सूत्र लगा हमारा। अब तक हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि पिंडों की गति का क्या कारण है, कि कैसे पैदा हो रही है। इस अध्याय में हम इसी बात को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि एक सामान्य अनुभवों पर इसका उत्तर देने की कोशिश करें। विरामावस्था में पड़ी फुटबॉल को गति प्रदान करने के लिए किसी न किसी को उस पर ठोकर मारनी पड़ती है। किसी पत्थर को ऊपर फेंकना है हमको तो उसे प्रक्षेपित करना पड़ता है।
जो मंद या पवन तेज होती है, मंद पवन है ना, पेड़ की शाखाओं को झुला देती है, धीमी अगर चल रही है तो, और तेज अगर वायु का झोंका है तो भारी पिंडों तक को लुढ़का देता है वो, है ना, बहा ले जाते हैं टीन टप्पर को, तेज हवा आंधियाँ जो चलती हैं वो। बहती नदी किसी के न खेने पर भी, खेने का मतलब होता है चलाना, नाव को गतिमान कर देती है वो, है ना, कोई चलाने तो भी जो बहती हुई नदी है ना उसको ले जाती है नाव को आगे। तो स्पष्टतः है किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार गति को रोकने, अगर देखो स्थिर थी उसको गति लाने के लिए बाह्य साधन की जरूरत पड़ी, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ी हमको। इसी प्रकार अगर कोई चल रही है तो उसको रोकना है, उसको धीमा करना है, उसके लिए भी हमको एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसी आनत तल पर, इंक्लाइंड पे झुका हुआ, जैसे इसको बोलते हैं आनत तल, ऐसे झुका हुआ तल है ये, ऐसे इस पर कोई गिर रही है वस्तु, तो किसी आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। माना ऐसे लुढ़क रही है और विपरीत दिशा में बल लगाओगे आप तो वो रुक जाएगी, ठीक है ना। इन उदाहरणों में बल का जो बाह्य साधन है, इन उदाहरणों में बल का बाह्य साधन जैसे हाथ से बल लगाया, वायु लगा रही हो, पानी की धारा लगा रही हो आदि पिंड के संपर्क में है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो संपर्क में ही हो, है ना। जैसे चुंबक का होता है, चुंबक दूर से ही आकर्षित कर लेती है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन आप ऊपर से पटकोगे 3 मंजिल से तो नीचे आ जाएगा वो पत्थर, जो भी है कोई वस्तु है वो, है ना। तो इससे ये दर्शाता है कि बाह्य साधन जैसे गुरुत्वीय और चुंबकीय बल एक दूरी से भी किसी पिंड पर बल लगा सकते हैं, यानी कांटेक्ट में होना इनके लिए आवश्यक नहीं है। तो संक्षेप में किसी रुके हुए पिंड को गति देने के लिए तथा गतिमान पिंड को रोकने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है, तथा इस बल को प्रदान करने के लिए किसी बाह्य साधन की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंसी की हमको आवश्यकता होती है। यह बाह्य साधन उस पिंड के संपर्क में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। संपर्क में देखा अपन ने, हाथ से धक्का लगा रहे हो, है ना, चुंबक दूर से ही खींच लेती है या प्रतिकर्षित कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु तब क्या होता है जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है, एक समान गति से चल रहा है। जैसे कोई उदाहरण के लिए बर्फ के क्षैतिज फर्श पर, कोई हॉरिजॉन्टल फर्श है बर्फ का, उस पर कोई एक समान चाल से सीधी रेखा में गति कर रहा है। कोई स्केटर है, स्केटिंग करने वाले होते हैं ना जो स्केट करते हैं, उनके पहिए लगे रहते हैं पैरों में, वो उनको स्केटर्स बोलते हैं। क्या किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक है? यस। अब देखो बेटा, इसी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए, है ना, सदियां लग गई बता रहे हैं इसमें, है ना, कि क्या किसी पिंड की एक समान गति को बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक है ना। तो जो अरस्तु एक वैज्ञानिक थे, अरिस्टोटल, है ना, उन्होंने क्या किया था, सामान्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही इस बात को कह दिया था कि भाई किसी कोई पिंड है उसको एक समान गति बनाए रखने की जरूरत, उसकी हम एक समान गति बनाए रखना चाहते हैं तो हमको बल लगाना पड़ेगा, है ना। जैसा कि तुमने देखा होगा कोई साइकिल चल रही है, उसको एक समान चाल से चला के रखना है आपको, तो पेडल मारने पड़ेंगे, नहीं मारने पड़ेंगे, एक सामान्य विवेक की बात है। तो उन्होंने क्या किया, अरस्तु ने इसी के आधार पर अपनी धारणा दे दी कि भाई किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखना है तो बाह्य बल जरूरी है। लेकिन यहीं पे उनकी गलती थी। अब हम इसमें देखेंगे आगे कि ये आखिर वो कहाँ पे गलत थे। तो इस बात के लिए कि क्या किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई हमको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, तो यही उपरोक्त प्रश्न बिल्कुल सरल प्रतीत होता है, फिर भी इसका उत्तर देने में कई युग लग गए, एजेस लग गए, शताब्दियां लग गईं। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में गैलीलियो द्वारा दिए गए इस प्रश्न का सही उत्तर ही न्यूटन मैकेनिक्स जो है, न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटन की जो यांत्रिकी है, इसका आधार बना। तो इसका यानी सबसे पहले इसकी अवधारणा किसने दी? गैलीलियो ने दी। इसको वैज्ञानिक रूप से उन्होंने इसकी व्याख्या की, और वही जो ये न्यूटन की मैकेनिक्स है, न्यूटनियन मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं हम, है ना, जो फर्स्ट 5 लेसन्स हैं आपके, ठीक है ना, तो ये उस मैकेनिक्स का क्या बने, ये आधार बने, जिससे आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दिया, जिसने आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दिया। महान ग्रीक विचारक, जो ग्रीक थिंकर थे, अरस्तु ने कब थे, देखो बेटा, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है जैसे अभी 2021 चल रही है,
है ना। तो इसका मतलब आज से 2021 वर्ष पहले 0 था, है ना, और उससे भी फिर 384 वर्ष पूर्व, और तो 2021 में 384 और जोड़ दो, है ना, तब जाके इतने वर्ष पहले ने यह विचार रखा था कि यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई न कोई बाह्य साधन अवश्य चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई कोई तीर उड़ रहा है ना, तो उसके पीछे की जो वायु होती है उसको धकेलती रहती है ना। यह अरस्तु द्वारा विकसित विश्व के पिंडों की गतियों से संबंधित विचारों के विस्तृत ढांचे का एक भाग था, जो उन्होंने एक विचार दिए थे, उसी ढांचे का एक हिस्सा था, ये उसी थॉट का एक हिस्सा था। गति के विषय में अरस्तु के विचार अब गलत माने जाते हैं, है ना, ये बिल्कुल फॉल्स हैं और उनकी हमको चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। अपने काम के लिए हम बस इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। अरस्तु के द्वारा कही गई इस बात को हम परखेंगे कि किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, यानी इस बात को हम देखेंगे कि ये जो बात है अरस्तु की, ये सही है या गलत है। देखो देखने से तो ऐसा लग रहा है ये कि किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की जरूरत है। अब हम देखते हैं इसको, देखो, है ना। जैसा कि हम आगे देखेंगे, अरस्तु की गति का नियम दोष युक्त है, इसमें फॉल्स है ये, है ना, इसमें एरर है। तथापि यह एक स्वाभाविक विचार है जो कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य अनुभवों से रख सकता है। अपनी सामान्य जो टॉय कार होती है, जिसमें बिना बिजली वाली, जो चाबी से चलती है ना, या सिर्फ बिना चाबी की भी होती है, जिनको या तो हाथ से धक्का दो या उसको क्या नाम डोरी से बांध के खींचो। तो अपनी सामान्य खिलौना कार जो बिना इलेक्ट्रिकल जो होती है से फर्श पर खेलती छोटी बालिका भी अपने अंतर्ज्ञान से जानती है कि कार को चलती रखने के लिए उस पर बंधी डोरी को स्थायी रूप से उसे कुछ बल लगाकर खींचना पड़ेगा। सीधी सी बात है। यदि वह डोरी को छोड़ देगी तो कुछ देर बाद कार क्या होगी, रुक जाएगी, है ना। अधिकांश स्थलीय गतियों में यही अनुभव सामान्य होता है। पिंडों को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बलों की आवश्यकता प्रतीत होती है और स्वतंत्र छोड़ देने पर कुछ देर में रुक जाती हैं वो। फिर अरस्तु के तर्क में दोष क्या है भाई? चलो अब देखते हैं कि अरस्तु के तर्क में दोष क्या है। इसका उत्तर है, गतिशील खिलौना कार इसलिए रुक जाती है कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। यानी वो बाहर का फोर्स है, घर्षण बल, जो इसकी गति का विरोध करता है। इस बल को निष्फल करने के लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसी को ओवरकम करने के लिए बालिका को कार पर गति की दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ता है। ठीक है ना। जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता, है ना। नेट फोर्स कोई नहीं है जब वो एक समान गति कर रही है। अर्थात देखो कि जितना, जैसे वो जो टॉय कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो घर्षण बल किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जितना घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है उतना ही बल उसे खींचने के लिए उस बच्ची के द्वारा लगाया जा रहा है ना, तब जाके वो एक जैसी स्पीड से चल रही है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। आई ना बात समझ में? तो अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो ऐसा नहीं है कि उस पर फोर्स नहीं लग रहे, उस पर फोर्स लग रहे हैं, है ना। गति की विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और गति की दिशा में वो बालिका अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही है, पेशीय बल लगा रही है, खींच रही है उसको अपने हाथ से, है ना। और उन दोनों बलों का मान क्या है? समान है। ठीक है ना। तो इसलिए वो एक समान गति से चल रही है। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है ना। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल, घर्षण बल को निरस्त कर देता है ना। इसकी ऊपर में ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई घर्षण नहीं हो, सोचो अगर कोई घर्षण नहीं होता, ये वाला विपरीत फोर्स नहीं होता, तो क्या इसे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, है ना। तो क्या बात निकल के आई बताओ कि किसी वस्तु को एक समान गति में बनाए रखने के लिए हमको बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है यदि घर्षण बल नहीं हो। अगर एक कल्पना करो कि बिल्कुल चिकनी सरफेस हमने बना दी, है ना, जिस पे ये बच्ची इसको खींच रही है,
ठीक है ना। तो क्या होगा, ये विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लग रहा है ये नहीं होगा, तो इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए हमको फोर्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो बस एक बार पहली बार शुरुआत में उसको हल्का सा धक्का देना पड़ेगा, है ना, और फिर वो एक समान चाल से उसी से चलती रहेगी, ठीक है ना। तो यदि कोई घर्षण न हो तो बालिका को खिलौना कार की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। तो प्रकृति में सदैव ही विरोधी घर्षण बल, ठोसों के बीच तो क्या होता है, घर्षण बल होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, अथवा तरलों के बीच क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है, श्यान बल बोलते हैं जिसको, विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आदि उपस्थित रहते हैं। यह उन व्यावहारिक अनुभवों से स्पष्ट है जिनके अनुसार वस्तुओं में एक समान गति बनाए रखने के लिए घर्षण बलों को निष्फल करने हेतु बाह्य साधनों द्वारा बल लगाना होता है ना। तो वो जो बाह्य बल हम लगा रहे हैं वो इन घर्षण बलों को ओवरकम करने के लिए लगा रहे हैं, इनको निष्फल करने के लिए ही लगा रहे हैं। अगर ये घर्षण बल नहीं हो तो हमें बाह्य साधनों द्वारा बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है इसका गति का, ठीक है। तो अब हम समझ सकते हैं कि अरस्तु से त्रुटि कहाँ हुई थी। तो अरस्तु जो थे, अरिस्टोटल जो थे, वो उस चीज़ को नहीं देख पाए कि ये जो बल लगाना पड़ रहा है हमको, बाह्य बल है ना, किसी बाह्य साधन द्वारा, ये उस फ्रिक्शनल फोर्स को निष्फल करने के लिए लगाया जा रहा है। उसने अपने इस व्यावहारिक अनुभव को ही मौलिक तर्क का रूप दे दिया था, है ना। तो जो व्यावहारिक अनुभव होते हैं वो मौलिक नहीं होते, मौलिक तर्क द्वारा उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कई बार ऐसा है कि आप एक उसमें जा रहे हो, कार में जा रहे हो, है ना, तो आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हो पीछे की सीट पे, तो आप अपने फ्रेंड के साथ, है ना, फ्रेंड के सापेक्ष तो बिल्कुल गति नहीं कर रहे, लेकिन कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा हुआ है उसके सापेक्ष आप गति कर रहे हो। देखो, देखने का नज़रिया है कि नहीं है ना। तो हर चीज़ सापेक्ष है यहाँ पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो उसने अपने इस व्यावहारिक अनुभव को एक मौलिक तर्क का रूप दे दिया था। गति तथा बलों के लिए प्रकृति के यथार्थ नियम को जानने के लिए हमें एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना करनी होगी, हमें एक ऐसा आदर्श संसार मानना पड़ेगा जहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो, जीरो हो, है ना, जिसमें बिना किसी विरोधी घर्षण बल लगे एक समान गति का निष्पादन होता है। यही गैलीलियो ने किया था। तो बहुत सिंपल से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे जिससे ये निष्कर्ष उन्होंने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो देखो, ये जो बात है कि भाई कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो तो चलो ठीक है, सबको पता चल जाता है कि भाई हाँ, इसको अगर हमको चलाना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो जो बात थी अरस्तु की, अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो भी उसको बल की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें वो चीज़ छूट गई थी उनसे कि वो हमें इसलिए नहीं लगाना पड़ रहा कि हमको उसको गतिमान बनाए रखना चाहते हैं, बल्कि हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है कि उस पर विरोधी घर्षण बल लगा हुआ है। तो उस घर्षण बल के बराबर मात्रा में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक आनत समतल पर किया, इंक्लाइंड प्लेन, है ना, जैसे ये इसमें चित्र में दिखा रखा है ना, इंक्लाइंड प्लेन, है ना। किसी आनत समतल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं जब उतरती है कोई इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना। जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से जब कोई वस्तु नीचे उतरेगी तो उसमें त्वरण आएगा क्योंकि उसकी वेग बढ़ता जाएगा। जब ऊपर जाएगी तो वेग कम होगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उसका वेग कम होगा, मंदन होगा उसमें। और जब अगर वो क्षैतिज समतल पर गति कर रही है तो इन दोनों के बीच की स्थिति हो गई, है ना। तो देखो, देखने से लग रहा है ना, इंट्यूशन क्या कहता है कि अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका त्वरण बढ़ रहा है, त्वरित हो रही है वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है, वेग बढ़ रहा है उसका, ठीक है ना। अगर वस्तु इस डायरेक्शन में ऐसे इधर से लुढ़कती आई और ऊपर जा रही है तो उसमें मंदन होगा, है ना। अब तीसरी बीच की स्थिति क्या हो गई कि अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही, वो क्या नाम है, प्लेन पे चल रही है, क्षैतिज पे चल रही है, तो फिर क्या होगा, वो एक समान चाल से चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है ना, त्वरित नहीं होगी फिर वो। इसमें त्वरित हो रही है, इसमें मंदन हो रहा है, यानी इसमें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो अगर ये क्षैतिज होगा तो जीरो एक्सेलरेशन होगा, बीच की स्थिति हो गई नहीं हो गई। हाँ, तो गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित, अगर फ्रिक्शन जीरो है, क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए और ना ही मंदन,
अर्थात इसे एक समान वेग से गति करनी चाहिए। और इसी के लिए फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ये जो नीचे चित्र में दिखा रखा है। गैलीलियो के एक अन्य प्रयोग जिसमें उन्होंने द्विआनत समतल, है ना, डबल इंक्लाइन, जैसे एक इधर की तरफ है और ये इसके विपरीत दिशा में है, ये है ना, डबल इंक्लाइन प्लेन का उपयोग किया, से भी यही निष्कर्ष निकलता है। एक आनत समतल पर विरामावस्था से छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है। अगर यहाँ विरामावस्था में थी और इसको छोड़ा हमने तो नीचे लुढ़केगी ये, है ना, और दूसरे आनत समतल पर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी इस पर, दूसरे आनत चढ़ती है। यदि दोनों आनत समतलों के पृष्ठ अधिक रुक्ष नहीं हो, रूखे नहीं हो, अर्थात ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन नहीं हो, है ना, तो क्या होगा, जितनी ऊंचाई से ये इससे गिरी थी उतनी ऊंचाई पे इस पे चढ़ जाएगी ये, है ना। तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के लगभग समान, थोड़ी सी कम होगी लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन है, बिल्कुल तो फ्रिक्शन को कम किया नहीं जा सकता। तो अगर आदर्श स्थिति की कल्पना करें हम, जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाता है तब गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के समान होनी चाहिए। अगर माना कल्पना करो आप बिल्कुल फ्रिक्शन, अगर इसमें कुछ फ्रिक्शन है इन दोनों सरफेस पे, है ना, तो क्या होगा, जितनी ऊंचाई से ये है, ये वाली गेंद छोड़ी गई है, उतनी ऊंचाई से थोड़ा सा कम ये पहुंचेगी, ठीक है ना। ज़्यादा रूखा होगा ये तो और कम ऊंचाई पहुंचेगी फिर, ठीक है ना। अगर माना ये बिल्कुल चिकने कर दिए जाएं तो जितनी ऊंचाई से ये छोड़ी गई है उतनी ऊंचाई, एग्जैक्ट ऊंचाई तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये, है ना। अब यदि दूसरे समतल के ढाल को घटाकर, है ना, अब इसने क्या किया, पहले तो इन दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम था, है ना, अब इसका ढाल क्या कर दिया, घटा दिया इसका, है ना, तो यानी ये थोड़ी सी कम ऊंची कर दी, नीची कर दी ये वाली जो है ना। तो क्या होगा कि इसकी बराबर ऊंचाई तक पहुंचने तक ये जाएगी, है ना। तो उस दौरान क्या करेगी, ज़्यादा दूरी तय करेगी, है ना। अगर माना और ढाल कम कर दिया आपने, है ना, तो उसी इसकी इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा दूरी तय करेगी ये, है ना। अब ऐसे समझो कि अगर इसके ढाल को बिल्कुल घटा दिया जाए, है ना, तो क्या होगा बताओ, क्योंकि अब इसको ये वाली ऊंचाई तो कभी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये अनंत काल तक चलती चली जाएगी, बशर्ते कि फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो, ये जो सतह है ये बिल्कुल चिकनी हो, फ्रिक्शन जीरो अगर हो, उसकी कल्पना करो आप, ठीक है। तो यहां निकल के वो चीज आ जाती है। तो अब यदि दूसरे समतल के ढाल को घटाकर प्रयोग को दोहराएं तो फिर भी गेंद उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी, परंतु ऐसा करने पर वह अधिक दूरी चलेगी। सीमांत स्थिति में जो टर्मिनल पोजीशन होगी उसकी, जब दूसरे समतल का ढाल शून्य है, हम, है ना, एक ऐसी स्थिति कल्पना करें, अर्थात वह क्षैतिज समतल है, तब गेंद अनंत दूरी तक चलती है। दूसरे शब्दों में इसकी गति कभी नहीं रुकेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, इसकी जो गति है वो। निस्संदेह यह एक आदर्श स्थिति है, ठीक है ना, ये एक आदर्श स्थिति है। व्यवहार में गेंद क्षैतिज समतल पर एक परिमित दूरी, है ना, एक लिमिटेड दूरी तय करने के बाद वो बाह्य विरोधी घर्षण बल जिसे पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया जा सकता है, उसके कारण वो क्या आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। फिर भी निष्कर्ष स्पष्ट है कि यदि घर्षण नहीं होता तो गेंद क्षैतिज तल पर एक समान वेग से निरंतर चलती रहती फिर वो, ठीक है। जैसा कि इसमें देखो ये दिखाया गया है ना, ये वाला जो चित्र है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कि ऐसे समझो आप इसको, कि देखो ये बिल्कुल चिकनी है, ये जो है ना, ये कोई बाउल कटोरा मान लो या कोई ऐसा कोई बर्तन या कोई ऐसी व्यवस्था कर लो, है ना। तो देखो जितनी यहाँ से ये छोड़ी है, जितनी ऊंचाई से, ज़मीन से जितनी ऊंची है, अगर ये बिल्कुल चिकना है तो ज़मीन से उतनी ऊंची यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। अब माना इसका ढाल हमने कम कर दिया, ये वाला जो हिस्सा है ना इसका ढाल कम कर दिया, तो देखो अब इसमें ये ऊंचाई यहाँ की बिल्कुल सेम है, तो ये ज़्यादा दूरी तय कर ली ना, इसके बजाय इसने क्या करी, ज़्यादा दूरी तय करी। तो इसी की अगर हम एक ऐसी स्थिति कल्पना करें कि अब इसको कर दिया हमने, जीरो कर दिया इस ढाल को, तो फिर ये, अगर ये बिल्कुल चिकनी सरफेस है, फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो है, आदर्श वो है, ये स्मूथ सरफेस है, आइडियल स्मूथ सरफेस अगर ये है, तो ये अनंत काल तक चलती चली जाएगी। तो रोकता कौन है इसको, वही घर्षण बल रोकता है। तो ये डबल इंक्लाइंड प्लेन पे उन्होंने, गैलीलियो ने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट करे थे, जिससे कि उन्होंने किसका नियम दिया, जड़त्व का नियम अनुमानित किया था उन्होंने। इस प्रकार गैलीलियो को
गति के संबंध में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, एक इंट्यूशन हुआ, उनको इंसाइट प्राप्त हुई जो अरस्तु तथा उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आई थी। हाँ भाई, नहीं आती है, देखो ऐसा ही है, तो विज्ञान है ये, है ना, ये आगे बढ़ता है ना। अब जैसे आगे पढ़ते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ ये न्यूटन के नियम की गति के नियम, न्यूटन की गति के तीनों नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे वो अवपरमाणु कण होते हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिकीय जो कण होते हैं, इन, है ना, इन पे वो ये नियम लागू नहीं होते हैं न्यूटन के। तो देखो ये विज्ञान है, तो ये तो बेटा आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। पुरानी धारणाएं जो है वो गलत सिद्ध होती जाती हैं, आगे वाली धारणाएं बनती चली जाती। तो ये जो विकास है ये रुकता नहीं है। तो गतिकी में विरामावस्था, अब देखो ये एक निष्कर्ष निकला ये कि गतिकी जो ये डायनामिक्स है ना, इसके अंदर विरामावस्था तथा एक समान रैखिक गति की अवस्था, अर्थात एक समान वेग से गति, है ना, जीरो एक्सेलरेशन, तुल्य होती हैं, दोनों ही एक जैसी मान सकते हैं इनको हम। दोनों ही केसेस में हमको नेट फोर्स क्या मिलता है, जीरो होता है। दोनों ही प्रकरणों में पिंड पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह सोचना त्रुटिपूर्ण है कि किसी पिंड की एक समान गति के लिए उस पर कोई नेट बल लगाना आवश्यक है। तो ये ऐसा अगर हम सोचते हैं तो क्या है, वो गलत है। किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखने के लिए हमें घर्षण बल को निष्फल करने के लिए एक बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि पिंड पर लगे दोनों बाह्य बलों का नेट बाह्य बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो अगर एक समान गति से चल रही है, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो क्या है, जीरो है। उतना ही फोर्स लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए आवश्यक है। तो सारांश में, यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो विरामावस्था में रहा पिंड विरामावस्था में ही रहेगा और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहेगा। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व से क्या तात्पर्य है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता, तब तक वो कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक कोई बाह्य बल उसे ऐसा करने के लिए विवश न कर दे, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसमें क्या है, जड़त्व पे ही आधारित है ये। देखो तो इसकी मोटी मोटी जो बातें थी इस नियम की, ये इसी के अंदर आ गई, जो हमने अभी तक डिस्कशन पढ़ा ना, इसी के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो देखो बच्चों, गैलीलियो की सरल परंतु क्रांतिकारी धारणाओं ने अरस्तु की यांत्रिकी को पूर्णतः नकार दिया था। अब एक नई यांत्रिकी का विकास किया जाना था। विशिष्ट रूप से इस कार्य को सर आइजक न्यूटन ने, जिन्हें सभी युगों का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है, लगभग अकेले नहीं संपन्न कर दिया था इस काम को। न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर उसी के काम को आगे बढ़ाया था उन्होंने। उसके आधार पर गति के 3 नियम दिए उन्होंने, जो उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जाने जाते हैं, के रूप में यांत्रिकी की आधारशिला रखी उन्होंने, फाउंडेशन रखी मैकेनिक्स की। गैलीलियो का जड़त्व का नियम उसका आरंभिक बिंदु था, जिसका न्यूटन ने गति के प्रथम नियम के रूप में संरूपण कर दिया, उसको बोल दिया कि भाई ये जो जड़त्व का लॉ है यही गति का प्रथम नियम है मेरा। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था, देखो ये ध्यान रखना, एक समान गति की, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, से गति करता है ना, या एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए, अन्यथा का मतलब इससे अलग व्यवहार करने के लिए, रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए विराम, और अगर एक समान गति से चल रही है तो उसकी गति को चेंज करने के लिए कोई बाह्य बल उसे क्या नहीं कर दे, विवश नहीं कर दे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनकी गति का प्रथम नियम है। अब विरामावस्था अथवा एक समान गति दोनों में ही, है ना, विरामावस्था अथवा एक समान रैखिक गति दोनों में ही शून्य त्वरण समाविष्ट है। अगर वस्तु रुकी हुई है तो भी जीरो एक्सेलरेशन, और एक समान वेग से जा रही है तो भी जीरो एक्सेलरेशन है। अतः गति के प्रथम नियम को सरल शब्दों में इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा, है ना। देखो F = ma, ऐसे मान लो आप इसको ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना।
तो यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्येतर त्वरण, शून्येतर का मतलब है जीरो नहीं होना, त्वरण का जीरो नहीं होना है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होना है ना। त्वरण की कोई ना कोई वैल्यू तभी होगी जब ये फोर्स होगा, कोई ना कोई इस फोर्स की वैल्यू होगी, नेट फोर्स की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। तो शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लग रहा हो। तो व्यवहार में इस नियम के अनुप्रयोग से हमें दो प्रकार की स्थितियों से सामना करना पड़ता है। कुछ उदाहरणों में तो हम जानते हैं कि वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य है ना, पता चल जाता है हमको भाई इस पर कोई नेट बाह्य बल नहीं लग रहा, तब हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई वो वस्तु किस में है, विरामावस्था में है ना। निकाल सकते हैं कि वस्तु का त्वरण क्या है, शून्य है। हाँ, कि अगर उस पर नेट बाह्य बल जीरो दिख रहा है हमको तो हम कह देंगे कि भाई क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, त्वरण जीरो है। उदाहरण के लिए माना कोई स्पेस के अंदर है ना, कोई इतना दूर निकल जाए है ना, अंतराकाशीय आकाश में सभी गुरुत्वीय वस्तुओं से, जितने भी पिंड हैं उनसे कोई बहुत दूर कोई अंतरिक्ष यान निकल जाता है ना, जिसके सारे रॉकेट बंद कर दिए हों, तब कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करेगा उस पर। क्योंकि देखो किसकी वजह से नेट बाह्य बल कार्य करता है, जो रॉकेट के इंजन होते हैं उनसे। अब रॉकेट के इंजन भी बंद कर दिए और वहाँ आसपास उस आकाश में कोई दूसरे पिंड नहीं है जो कि उसको क्या दें, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएं, तो उस केस में क्या हो गया, हमको पता चल गया भाई इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार इसका त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि यह गति में है तो इसे एक समान वेग से गतिमान रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी तथापि फिर भी बहुधा अक्सर हमें आरंभ में सभी बलों का ज्ञान नहीं होता है ना। उस अवस्था में यदि हमें ये पता चल जाए कि कोई वस्तु अत्वरित है, अर्थात उसमें त्वरण नहीं है, यानी एक समान चाल से चल रही है या विरामावस्था में है, अर्थात वह वस्तु या तो विरामावस्था में है अथवा एक समान रैखिक गति में है, तब हम गति के प्रथम नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, है ना। तो F = ma है ना। तो A से हम किसकी तरफ जा सकते हैं, F की तरफ जा सकते हैं। अगर A 0 है, A 0 की दो ही स्थितियां हैं, या तो विरामावस्था में है या एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो उस केस में F क्या होगा, 0 होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है ना। गुरुत्व हर स्थान पर है, विशेष रूप से जो पार्थिव परिघटनाओं में, जो पार्थिव का मतलब है टेरेस्ट्रियल जो फिनोमेना है ना, पृथ्वी पे जो घटनाएं हो रही हैं, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं, साथ ही गतिशील वस्तुएं सदैव ही घर्षण बल, श्यानकर्षण आदि का अनुभव करती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स आदि का अनुभव करती हैं। तब यदि पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु विरामावस्था अथवा एक समान रैखिक गति में हो, तब ऐसा होने का कारण यह नहीं है कि उस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, बल्कि उस पर कार्यरत विभिन्न बाह्य बल एक दूसरे को निरस्त करके सभी बलों का योग को शून्य नेट बाह्य बल बनाते हैं, है ना। नेट जो फोर्स है वो क्या बना देते हैं, वो शून्य बना देते हैं। अब मेज पर विरामावस्था में रखी एक पुस्तक पर विचार करते हैं, है ना। जैसे ये टेबल है ना, ये वाली टेबल है ना, इस पर एक ये बुक रखी हुई है, इस टेबल पर क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है ना। तो इसकी कल्पना करने की कह रहे हैं कि इसकी कल्पना करो आप, ठीक है ना। इस पुस्तक पर दो बाह्य बल कार्यरत है। अब देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने की बेटा कि पुस्तक की बात हो रही है तो हम पुस्तक पर कार्यरत बलों को देखेंगे, ना कि पुस्तक द्वारा लगाए गए बलों को, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक पर लगने वाले बलों को देखेंगे। तो देखो बेटा इस पर पुस्तक पर दो बल लग रहे हैं, एक तो पृथ्वी इसको खींच रही है अपनी ओर, माना इसका m द्रव्यमान है तो पृथ्वी इसको mg फोर्स से नीचे खींच रही है। दूसरा, इस पुस्तक पर ये जो मेज है, टेबल है, ये इस पे विपरीत दिशा में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रही है, ठीक है ना। अब हालांकि देखो ये पुस्तक भी इस टेबल पे लगा रही है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इस पुस्तक द्वारा है, जबकि हम द्वारा वालों को नहीं लेते, है ना। हम सिर्फ इस पुस्तक पर लगने वाले बलों को देखेंगे। तो पुस्तक पर लगने वाले सिर्फ और सिर्फ दो बल हैं इस केस में, अगर ये स्थिर अवस्था में है तो एक तो पृथ्वी इस पे आकर्षण बल लगा रही है mg के बराबर, और दूसरा ये जो मेज है ये इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है। हालांकि ये बात है कि वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि ये इस
मेज पे लगा रही है, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं ये कि इस पुस्तक पर दो बाह्य कार्यरत बल हैं, दो बाह्य बल कार्यरत हैं। गुरुत्वीय बल अर्थात पुस्तक का भार W नीचे की दिशा में कार्यरत है तथा मेज द्वारा पुस्तक पर ऊपर की दिशा में अभिलंब बल R कार्यरत है। R स्वयं समायोजित होने वाला बल है। स्वयं समायोजित होने का मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कैसे है ये, है ना, कि अगर ये पुस्तक अभी माना 1 किलोग्राम की है तो 1 × G, यानी G को अगर 10 मान लो तो 10 न्यूटन का बल इस पुस्तक पे लग रहा है, और 10 न्यूटन का ही जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये टेबल इसके ऊपर लगा रही है। अगर मैं इसको 2 किलोग्राम की कर दूं, इस फोर्स को इसके द्रव्यमान क्या कर दूं 2 किलोग्राम, तो 2 × 10 करो तो 20 न्यूटन इस पुस्तक पर पृथ्वी नीचे की ओर लगाएगी, है ना, और ये मेज जो है उतना ही 20 न्यूटन इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो पहले 10 न्यूटन था, है ना, और अब 20 न्यूटन हो गया। तो इसका मतलब इस पुस्तक के भार के अनुसार से ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये एडजस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको स्वयं समायोजित होने वाला बल बोलते हैं। ये ऊपर वर्णित किसी प्रकार की स्थिति का उदाहरण है। ये वाला जो हमने लास्ट सेकंड वाला देखा था ना कि स्थिर अवस्था में, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है ना। हम पुस्तक की विराम स्थिति को देखते हैं। अतः गति के प्रथम नियम के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस R का परिमाण जो है W के परिमाण के बराबर है। अर्थात हमारा प्राय इस प्रकथन से ये समागम होता है, यानी ये निष्कर्ष होता है कि चूंकि W = R बल एक दूसरे को निरस्त करते हैं, इसलिए पुस्तक विरामावस्था में है। यह विवेक के तो ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि W जो नीचे W लग रहा है, R ऊपर लग रहा है, ये बराबर है इसलिए ये विरामावस्था में है, बल्कि हम कैसे बोलेंगे, चूंकि ये विरामावस्था में है इसलिए W और R दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो सही प्रकथन यह होना चाहिए, चूंकि पुस्तक विरामावस्था में दिखाई दे रही है, अतः गति के प्रथम नियम के अनुसार इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अभिलंब R जो प्रतिक्रिया बल है पुस्तक के भार W के समान तब विपरीत दिशा में होना चाहिए, है ना। ऐसी कार की गति को हम मान सकते हैं। अब हम एक कार की गति पर विचार करते हैं जिसमें वह कार विरामावस्था से गति प्रारंभ करके अपनी चाल में वृद्धि करती है। पहले तो इसने चाल विरामावस्था से चलना शुरू किया इसने, तो तब देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 थे। अब इसने अपनी चाल में वृद्धि करी, तो इसका मतलब क्या है, चाल में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। और फिर ये चिकनी सीधी सड़क पर पहुंचकर एक समान वेग से गति करती है। अब इन्हें चिकनी सीधी सड़क पर आ गई है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, और एक समान चाल चल रही है तो वापस एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फोर्स वापस 0 हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो देखो फर्स्ट विरामावस्था में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, और अब लास्ट की जो स्थिति है जब ये एक समान चाल से चल रही है चिकनी फर्श पे, तब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जो बीच वाली स्थिति जब वो एक्सेलरेट हो रही थी, अपनी चाल में वृद्धि कर रही थी, उस समय इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। तो जब ये विरामावस्था में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल नहीं होता। चाल में वृद्धि के समय इसमें त्वरण होता है, ऐसा नेट बाह्य बल के कारण होना चाहिए। ध्यान दें, यह एक नेट बाह्य बल होना चाहिए, यह एक बाह्य बल ही होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, देखो अब इस कार में इंजन है अंदर, तो इस कार के अंदर इंजन की वजह से इसमें त्वरण पैदा नहीं हो रहा। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आप क्या कहना चाह रहा है ये, कि इस कार का जो इंजन है उसकी वजह से इसमें त्वरण पैदा नहीं हो रहा, बल्कि ये जो घर्षण बल लग रहा है इस पर, क्योंकि जो त्वरण पैदा करने वाला बल है वो कोई ना कोई बाह्य बल होना चाहिए। इंजन तो इसके अंदर है, आंतरिक बल इसमें त्वरण पैदा नहीं कर सकता, समझे ना बात, ठीक है। तो हालांकि ये बात अलग है कि वो पैदा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसी की वजह से हो रहा है, इंजन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इंजन इसको क्या कर रहा है, गति दे रहा है, लेकिन इसको त्वरित करने का श्रेय किसको जाता है, घर्षण बल को जाता है, ठीक है ना। तो कार के त्वरण के लिए किसी भी आंतरिक बल को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। सुनने में ये अजीब लग सकता है, परंतु ये सत्य बात है। सड़क के अनुदिश विचारणीय बल केवल घर्षण बल ही है। सब बातों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें ये जो अब तक हमने पढ़ी, इन पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कार की गति में त्वरण का कारण घर्षण बल ही है। घर्षण के विषय में आप आगे पढ़ोगे। जब कार एक समान वेग से गति करती तब उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। तो गति के प्रथम नियम में निहित जड़त्व का गुण बहुत सी स्थितियों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हम किसी रुकी हुई बस में असावधानी पूर्वक खड़े, है ना, किसी बस में हम असावधानी से खड़े, बस यूँ ही कैजुअली खड़े हुए हैं, लूज खड़े हुए हैं, और अचानक से ड्राइवर जो है बस चला देता है, तो हम झटके के साथ पीछे की ओर गिर जाते हैं।
क्योंकि हमारे पैर बस के फर्श के स्पर्श कर रहे होते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो हम वहीं रहते जहाँ पहले थे, जबकि हमारे पैरों के नीचे बस का फर्श आगे की दिशा में निकल जाता और बस का पीछे का हिस्सा हमसे आगे टकराता। परंतु सौभाग्यवश हमारे पैर और फर्श के बीच कुछ घर्षण होता है। यदि बस की पिकअप अति आकस्मिक नहीं है, एकदम आकस्मिक नहीं है उसकी, तो क्या होगा, अर्थात त्वरण साधारण है, तो घर्षण बल हमारे पैरों को बस के साथ त्वरित करने के लिए पर्याप्त होगा। परंतु हमारा शरीर एक दृढ़ पिंड नहीं है, उसमें विरूपण संभव है, उसमें डिफॉर्मेशन संभव है, अर्थात इसके विभिन्न भागों के बीच आपेक्ष विस्थापन संभव है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमारे पैर बस के साथ आगे बढ़ते हैं तो शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण वहीं रहता है। इसलिए बस के आपेक्ष हम पीछे की ओर फेंक दिए जाते हैं। बस के सापेक्ष हम क्या करते हैं, पीछे की ओर फेंक दिए जाते हैं। जैसे ही यह घटना घटती है, शरीर के शेष भागों पर पेशीय बल पैरों के द्वारा कार्य करने लगते हैं, जो शरीर के शेष भाग को पैरों के साथ गति, फिर हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, पेशीय बल जो है वो। इसी प्रकार की घटना उल्टी इसकी जब होती, जब तीव्र गति से चलती बस में अचानक से रुकने पर, मतलब ब्रेक लगाने पर रुकती है, तो उस समय भी ये क्या होता है, हमारे पैर घर्षण के कारण रुक जाते हैं, लेकिन जो ऊपर की जो बॉडी है ना, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, क्योंकि घर्षण बल पैरों तथा फर्श के बीच की आपेक्ष गति नहीं होने देता, परंतु शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। परिणामस्वरूप हम आगे की ओर फेंक दिए जाते हैं। तो प्रत्यानयनी पेशीय बलों के कारण, जो रेस्टोरिंग मस्कुलर फोर्स हैं, उसके कारण, उनके कार्यरत होने के कारण पेशीय कारण हमारा जो शरीर है वो वापस से किस में आ जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा मैंने कहा ना, ये थ्योरी को बहुत आराम से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो आप, है ना। जब ये धीरे धीरे आपके ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपके अंदर उतर जाएंगे आपके, है ना, फिर आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।